बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एक डिटेल क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं जनाब कि हम इसको भी पहले सॉल्व कर लें ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब लोग साथ साथ चलें। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मिस्टर शज़ाम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st January 1999 as Chasco and invested rupees 150,000 cash, his personal car 210,000 and a computer amounting to rupees 42,000। तो 1.5 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया, 2,10,000 की गाड़ी इन्वेस्ट की और 42,000 से कंप्यूटर इन्वेस्ट किया। और इन सब के आने की सोर्स जो थी वो क्या है? कैपिटल। तो इन तमाम ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करना सीखा। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिख दें आप। शेस्को। ठीक है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 150,000। तो आपने कहा जनाब कैश डेबिट, कितने से डेबिट? 150,000 से। व्हीकल डेबिट 210,000 से। कंप्यूटर डेबिट 42,000 से। और इन सब का सम बोलिए, सम कितना हुआ? बताइए बेटा, सम कितना हुआ? 4,02,000। और कैपिटल क्रेडिट हो गया 4,02,000 से। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन नंबर 1 आपके सामने आ गई, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, उसके बाद पेड ऑफिस रेंट फॉर 3 मंथ्स। हमने कहा 3 मंथ का रेंट एडवांस में दे दिया 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ऐसे ही है। तो क्या हुआ जनाब? एंट्री क्या बनी? अब इसको हम रेंट एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्रीपेड प्रीपेड रेंट डेबिट 18,000 से। कैश क्रेडिट 18,000 से। ठीक है। हमने क्या बोल दिया? इसको प्रीपेड रेंट बोल दिया कि रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया। सही है। तो प्रीपेड रेंट हमने किस हैसियत से डेबिट किया है? एक्सपेंस की हैसियत से डेबिट किया है या हमने इसको एसेट की हैसियत से डेबिट किया? जवाब दे सब लोग। एसेट। गुड, जबरदस्त। लेकिन याद रखिएगा, इस एसेट को एक्सपायर होके क्या बनना है? बिलाखिर बनना तो इसको एक्सपेंस है। जब ये रेंट जिस पीरियड का है वक्त गुजर जाएगा तो इसको खत्म होके क्या बनना है? एक्सपेंस बनना है। ये बुनियादी बातें अगर आप आज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना तो आगे चल के आपको बहुत फायदा होगा। करंट एसेट, गुड, जबरदस्त। उसके बाद ओपन बैंक अकाउंट विद कैश रुपीज 40,000। बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या करें? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, 40,000 से।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन, रिसीव बैंक एडवाइस फॉर चार्जेस फॉर एक्साइज ड्यूटी एंड फॉर चेकबुक ₹300। तो बैंक से क्या मिला आपको? बैंक एडवाइस मिली। अब ये एडवाइस क्यों मिल रहे हैं? एडवाइस का मतलब क्या है? एडवाइस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बैंक आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए। तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए, तो आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो आपका अकाउंट बैलेंस कितने से कम हुआ है? 300 रुपए से। तो आप भी अचानक, आपका अकाउंट बैलेंस जो है अचानक से कम हो गया। बैंक इस बात की वो खबर दे रहा है। आजकल एसएमएस अलर्ट होता है कि भाई बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्ज डिडक्ट कर लिए, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बैंक ने चार्ज डिडक्ट किया, और ये चार्जेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। बैंक चार्जेस डेबिट कितने से बेटा? 300 से। उसके बाद बैंक चार्जेस बतौर एक्सपेंस डेबिट, और बैंक बैलेंस में कमी आ गई, डिक्रीज इन एसेट। तो एक्सपेंस का डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर। और एसेट्स का डिक्रीज होना हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर। उसके बाद नेक्स्ट, बॉट कंप्यूटर पेपर्स रिबन फ्रॉम RST स्टेशनर ₹2500, यूज्ड पर्सनल क्रेडिट कार्ड ऑफ शज़ाम। क्या खरीदा भाई? RST स्टेशनर से क्या परचेज कर लिया? ऑफिस स्टेशनरी परचेज की। तो ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2500 से। लेकिन इसकी पेमेंट बिजनेस रिसोर्सेज से नहीं हुई, बल्कि इसकी पेमेंट पर्सनल रिसोर्सेज से हुई है। तो पेमेंट हुई है बिजनेस के लिए, पेमेंट हुई है बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस से नहीं हुई, पर्सनल रिसोर्स से हुई। तो इसका एविडेंस किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल क्रेडिट कितने से? 2500 से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या आती है? पेड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस 2150। ऑफिस की वाइट वॉशिंग के लिए पैसा खर्च किया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। याद है आप लोग कितना पे किया? 2150। तो आपने क्या एंट्री पास की? आपने कहा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बतौर एक्सपेंस डेबिट 2150 से, और कैश क्रेडिट 2150। उसके बाद bought goods on account from Ahmed Brothers। सवाल फैलान कहाँ का कर रहे हैं आप? क्या कहते हैं उसका सवाल कर रहे हैं? स्टेशनरी का। पेड डायरेक्टली कैश को क्रेडिट कर रहा है। हाँ पेड, हाँ ऑब्वियसली अगर पेड लिखा हो तो
ठीक है जनाब, पेड का मतलब क्या है, कैश 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 से पेमेंट हो रही है बेटा। जब तक कि चेक मेंशन ना हो तो आप उसको क्या करेंगे, कैश ही अज्यूम करेंगे। अच्छा, जहां पर आपके पास कैश नहीं है बल्कि सारे बैलेंस बैंक में है, तो फिर तो अंडरस्टूड बात है, पेड का मतलब बैंक से पेमेंट हुई है। लेकिन अगर आपके पास चेक और बैंक और कैश इन हैंड दोनों मौजूद हैं और आपने पेमेंट्स लिखी हुई आ रही हैं लेकिन ये मेंशन नहीं है कि थ्रू चेक या थ्रू बैंक, तो फिर आप उसको कैश इन हैंड से अज्यूम करें। ठीक है, सही है बेटा फैजान। उसके बाद जनाब, बॉट गुड्स ऑन अकाउंट, गुड्स परचेज की उधार पर, किससे, अहमद ब्रदर्स से। कितने की, 56,000 की। क्या क्या परचेज किया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डेबिट 56,000 से, और अहमद ब्रदर्स के नाम से आपने लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी, और अहमद ब्रदर्स क्या है, अकाउंट पेएबल। ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय चेक अमाउंटिंग ₹4,000। तो पेमेंट हुई है इलेक्ट्रिसिटी बिल की कितनी, 4,000। जरा देखिएगा बहुत तवज्जो से, पेमेंट हुई है कहां से हुई है, बिजनेस से। अगर बिजनेस से पेमेंट हुई है तो बिजनेस से तो पैसे गए, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट तो 4,000 से क्रेडिट हो गया। पेमेंट हुई बिजनेस से, सवाल क्या बिजनेस के लिए हुई। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ आ गया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000 विच इंक्लूड्स पर्सनल बिल ₹1,200। ये जो पेमेंट हुई है इसमें 1,200 रुपए पर्सनल नेचर के थे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पेमेंट हुई है बिजनेस से, जिसमें से 1,200 रुपए बिजनेस के लिए नहीं है, तो इट मीन बकाया पेमेंट बिजनेस के लिए है। तो जो पेमेंट बिजनेस से हुई है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं है और उसमें ऑनर का पर्सनल यूज है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, आप ड्राइंग्स डेबिट करें। ड्राइंग्स डेबिट किया आपने 1,200 से, ठीक है जी। और जो 4,000 में बकाया हिस्सा है वो बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। कितने, 2,800। तो इसका मतलब पेमेंट हुई बिजनेस से 4,000 की, जिसमें से पर्सनल पेमेंट थी 1,200 रुपए, उतना पोर्शन ड्राइंग स्ट्रीट किया, और जितनी पेमेंट बिजनेस से हुई बिजनेस के लिए, उतने पोर्शन को हमने क्या माना, बिजनेस का एक्सपेंस माना। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू फहीम ऑन अकाउंट, ठीक है जी। गुड्स बेची किसको, फहीम को, उधार पर। तो आप जानते हैं कि क्या एंट्री बनेगी, 35,000 की गुड्स बेची, एंट्री बनेगी फहीम डेबिट, फहीम बतौर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 35,000 से, सेल्स क्रेडिट 35,000 से। हाँ जी, प्रॉफिट मार्जिन कितना था बताइए, प्रॉफिट मार्जिन कितना, बताइए बेटा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन है, गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप ऑन सेल्स। मार्कअप ऑन सेल्स मतलब क्या है, मार्जिन है, ऐसा ही है।
जवाब दें बेटा। तो क्या कर लें फ़हीम वाली ट्रांजैक्शन का, फ़हीम वाली ट्रांजैक्शन का आप निकाल लें, मार्जिन प्रॉफिट कितना बनेगा। तो आप उतने से एंट्री पास करें। क्या एंट्री पास करें, इन्वेंट्री क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। जवाब देंगे सब लोग बेटा। और 35,000 का आप निकाल लें 80%, कितना 28,000। अगर 20% मार्जिन है तो 80% क्या कहलाई, कॉस्ट कहलाई। ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स बतौर एक्सपेंस डेबिट हो गई, इन्वेंट्री बतौर एसेट क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, पेड बाय चेक रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ₹2800। तो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस पे की है, इसको हम बोल सकते हैं अफिलिएशन फी। ठीक है, तो एंट्री बनाएंगी। अफिलिएशन फी डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितना पे किया था अफिलिएशन फी आपने, 2800। ठीक है जी। तो ये आपके सामने ऑफिस फी बतौर एक्सपेंस डेबिट हो गई, बैंक बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उसके बाद जनाब मजीद ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है। पेड बाय चेक ₹23,500, हमने पेमेंट की है 23,500। ठीक है, ओके। तो हमने पेमेंट की है 23,500। बैंक क्रेडिट 23,500। ये पेमेंट हमने किसको की, अहमद ब्रदर्स को। लेकिन अहमद ब्रदर्स ने हमसे ये पेमेंट रिसीव करके हमें 500 का डिस्काउंट भी दिया। जितनी पेमेंट की उतने उतनी लायबिलिटी तो सेटल की, लेकिन इस लायबिलिटी से मजीद 500 ऊपर लायबिलिटी और सेटल की। तो अहमद ब्रदर्स के नाम से जो अकाउंट पेएबल मौजूद था, वो लायबिलिटी कितने से सेटल हुई, फिर 24,000 से। क्यों, क्योंकि 23,500 हमने पे किया, 500 का उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमने 24,000 की लायबिलिटी सेटल करवा दी। 23,500 पे करके तो हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला। उसने डिस्काउंट दिया है, उसके लिए अलाउड होगा। अगर कोई अहमद ब्रदर्स की अकाउंटिंग कर रहा है तो उसके लिए अलाउड है, उसके लिए एक्सपेंस है। हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें तो रिसीव हुआ है, तो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड बतौर इनकम क्रेडिट कितने से, 500 से। तो अहमद ब्रदर्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू ₹3300 बाय शाजाम प्राइवेटली। 3300 रुपए का बिल पे हुआ है प्राइवेटली।
तो अगर ये प्राइवेटली पेमेंट प्राइवेट काम के लिए है तो फिर इसका बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होना। लेकिन क्योंकि प्राइवेट रिसोर्सेज से पेमेंट हुई है बिजनेस के लिए, तो फिर प्राइवेट रिसोर्सेज से जितनी पेमेंट बिजनेस के लिए सिर्फ उतना रिकॉर्ड करें। पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू ₹3300 by Shazam privately, which includes ₹2100 बिल फॉर ऑफिस टेलीफोन। 3300 की पेमेंट की शज़ाम ने, लेकिन जिसमें से 2100 बिजनेस के लिए थे, तो जो बिजनेस के लिए उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 2100 से, और ये पेमेंट, इतनी पेमेंट बिजनेस के लिए हुई है, इतनी पेमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन ये पेमेंट हुई कहाँ से? बिजनेस के रिसोर्सेज से नहीं, पर्सनल रिसोर्सेज से। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल। तो एंट्री बनी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जवाब दें। उसके बाद received check from Fahim 18,000 and deposited into bank। चेक मिला किससे? फहीम से। ओके जी। रिसीव चेक फ्रॉम फहीम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फहीम से चेक मिला, उसको कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में। तो इन गुड फेथ वो चेक मिला, हमने कहा भाई चेक मिलते ही हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब भले ही चेक क्लियर हो, टाइम लगे, कोई इशू नहीं। बैंक डेबिट कितने से? 18,000 से। और हमने कहा क्योंकि फ़हीम ने चेक दे दिया है, तो लिहाजा फ़हीम से हमने ये अमाउंट रिसीव अब नहीं करना, तो हमने अपने राइट टू रिसीव में कितने से कमी कर दी? 18,000 से। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट फ़हीम क्रेडिट। बैंक बतौर एसेट डेबिट, फ़हीम बतौर एसेट क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल में क्या आ गई? कमी आ गई। राइट टू रिसीव जो है वो 18,000 से रिड्यूस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद गुड्स बेची कैश में, कैश सेल्स। कितनी कैश सेल की भाई? 15,000 की। एंड डिपॉजिटेड ₹5,000 इनटू शज़ाम्स पर्सनल बैंक अकाउंट। ओके जी। गुड्स बेची 15,000 की, तो क्या एंट्री बनी बेटा? क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट हो गया 15,000 से, और सेल्स क्या हो गई? क्रेडिट हो गई 15,000 से। फिर क्या किया? इस 15,000 में से 5,000 डिपॉजिट किए उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में। अच्छा जी। तो 5,000 से क्या कर दिया आपने? ड्रॉइंग्स डेबिट 5,000 से, कैश क्रेडिट 5,000 से। ठीक है। अब एक चीज आपके इजाफी यहाँ पर आपकी नॉलेज में ले आऊं, कि दोनों ट्रांजेक्शन साथ साथ ही है ना। तो अगर इन ट्रांजेक्शन का मैं कंपाउंड इफेक्ट लूं, तो वो कंपाउंड इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, वो देखिएगा सब लोग। देखिए, जो पैसा सेल्स के जरिए आया, जनरेट हुआ, जो पैसा सेल्स के जरिए जनरेट हुआ, जो पैसा सेल्स के जरिए जनरेट हुआ, उसमें से कितने पैसे घर चले गए? उसमें से कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ करके घर चला गया? तो आप बोलें ड्रॉइंग डेबिट।
कितने से? 5,000 से। COGS लिख रहा हूँ, बाद में लिख रहा हूँ, मैं पहले कंपाउंड सिखा रहा हूँ। ड्राइंग डेबिट 5,000 से, और वो पैसा जो सेल के जरिए जनरेट हुआ उसमें 5,000 घर चले गए, बिजनेस के पास कितने बाकी रहे? 10,000। 10,000 से कैश डेबिट, और इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट सेल्स क्रेडिट कितने से? 15,000 से। हाँ जी बताइए, क्या ये आपको कंपाउंड एंट्री समझ में आती है? जवाब दे सब लोग, क्या ये आपको कंपाउंड एंट्री समझ में आती है? आप मैच कर लें ऊपर वाली एंट्री से। देखिए, कैश डेबिट हुआ 15,000 से, कैश क्रेडिट हुआ 5,000 से, नेट कैश कितने से डेबिट हुआ? 10,000 से। उसके बाद ड्राइंग्स डेबिट हुई 5,000 से, ड्राइंग्स डेबिट हुई 5,000 से, और सेल्स क्रेडिट हो गई कितने से? 15,000 से। सेल्स क्रेडिट हो गई 15,000 से। द अल्टीमेट इफेक्ट इज सेम, ठीक है, लेकिन इस एंट्री को तोड़ के बनाए ज्यादा बेहतर है कंपाउंड। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री आपको किसी भी सूरत में बनाना आनी चाहिए। आप अपने आप को कितना तरक्की करें आप अकाउंटिंग में, कि आपको कंपाउंड एंट्रीज बनाना भी आनी चाहिए, और आपको एंट्रीज अलग अलग करके भी बनाना आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब वो स्टूडेंट कह रहे थे भाई कॉस्ट ऑफ सेल, को जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। बताइए क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 15,000 का 80%, 12,000। ये 12,000 कैसे आ रहा है बेटा? 20% मार्जिन है, तो 80% कॉस्ट है, 15,000 का 80% निकाल लिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो गई, इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो गई? क्रेडिट हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेबिट होना एक्सपेंस के बढ़ने को शो करता है, इन्वेंट्री अकाउंट का क्रेडिट होना एसेट के डिक्रीज होने को शो करता है। ऐसा ही है। उसके बाद अगर हम मजीद बात करें इसके ऊपर, तो आगे चीजें आपके सामने आती हैं। हाँ भाई, अब ये जो ट्रांजैक्शन थी, फहीम्स चेक डिसऑनर्ड, फहीम का दिया हुआ चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी वो आपके अकाउंट में क्लियर होकर पैसे आए नहीं। तो आपने जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ावा समझ लिया है ना, वो बढ़ा नहीं है असल में। जरा क्या कर लीजिए भाई, अपने बैंक बैलेंस को शराफत से कम कर लीजिए, और आपने फौरन से बैंक अकाउंट क्या कर दिया? 18,000 से क्रेडिट कर दिया कि भाई वो तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि फ़हीम से 18,000 मिले ही नहीं, तो स्टिल ये 18,000 फ़हीम से रिसीव करना क्या है? बाकी है। तो फ़हीम को हमने बतौर अकाउंट रिसीवेबल दोबारा से डेबिट कर दिया 18,000 से, और बैंक अकाउंट क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया 18,000 से। ठीक है जी, कि राइट टू रिसीव दोबारा एस्टेब्लिश हो गया। जब पैसे मिलेंगे तो ये पैसे स्टिल लेना बाकी है उससे। उसके बाद बैंक चार्ज कलेक्शन चार्जेस 250। इस पे बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था पीछे, जब ये मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व कर रहा था, कि सर ये 250 रुपए हम फ़हीम से तो नहीं लेंगे, फ़हीम से लेंगे। अगर आप समझते हैं 250 रुपए फ़हीम से लेने हैं, तो आप उसको फ़हीम के अकाउंट में डेबिट कर दें, लेकिन बैंक ने कलेक्शन चार्जेस चार्ज किए, इमीडिएटली वो आपके लिए एक्सपेंस है। अगर ऐसा कोई मामला है आपके सामने कि भाई ये पैसे आपने फ़हीम से लेने हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप एक्सपेंस डेबिट ना करें, आप फ़हीम को डेबिट कर दें। लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने कहा था उस टाइम मैं वो पूरा क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था, और बहुत तेजी से बीच में क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंट्स के, और 250 रुपए के हवाले से भी क्वेश्चन आया था उस वक्त। तो मैंने उस वक्त भी इसको एक्सपेंस ट्रीट किया था, अभी मैं एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये बात आपको कहीं से इंडिकेट हो जाती है कि 250 रुपए आप फ़हीम से वसूल करेंगे, तो फिर आप क्या करें? फ़हीम से 18,000 आपको नहीं मिल रहे, तो 250 तो बहुत दूर की बात है ना। तो अगर ये 250 आपको फ़हीम से मिलने हैं, तो फिर आप फ़हीम को डेबिट कर दें कितने से भाई? 18,250, और बैंक को क्रेडिट कर दें 18,250 से। लेकिन बैंक चार्जेस हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं, तो
अगर फ़हीम से नहीं मिलना ऑब्वियसली, तो फिर आप क्या करें, इसको अलग से बैंक चार्जेस के नाम से रिकॉर्ड करिए, आपका खर्चा हो गया बिलावजा फ़हीम की वजह से। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की वजह से आपको नुकसान हो जाता है बेटा। बैंक चार्जेस डेबिट 250, बैंक क्रेडिट 250। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? फ़हीम्स डिसऑनर्ड चेक रीडिपॉजिटेड इनटू बैंक। वो बातचीत होने के बाद, फ़हीम से बातचीत होने के बाद, फूल बरसाने के बाद जो कंक्लूजन निकला, वो निकला कि भाई इसी चेक को दोबारा जमा करवा दें, अगली बार ये डिसऑनर्ड नहीं होगा। तो हमने फिर फ़हीम पे भरोसा किया और हमने कहा चलो तुम्हारा चेक एक बार फिर जमा करवा के देखते हैं कि वो इज्जत के काबिल है कि नहीं। तो बैंक डेबिट हो गया 18,000 से, और इन गुड फेथ हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और फ़हीम को बतौर अकाउंट रिसीवेबल हमने 18,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया फिर से। ठीक है जी। उसके बाद शज़ाम्स पर्सनल चेक फॉर रेंट इनकम। लफ्ज इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सनल चेक फॉर रेंट इनकम। अब ये रेंट इनकम लफ्ज आपको धोखा ना दे। रेंट बिजनेस की इनकम कब होगा, जब बिजनेस के रिसोर्सेज उसको कमा के दे रहे होंगे। लेकिन ये तो पर्सनल रिसोर्सेज का रेंट बिजनेस में रिसीव हो गया है। तो पर्सनल रिसोर्सेज से कुछ भी बिजनेस में रिसीव हो, ऑनर का प्राइस बॉन्ड खुले, वो प्राइस बॉन्ड खुलने के बाद रकम बिजनेस में ट्रांसफर हो, वो एडिशनल कैपिटल है। ऑनर को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिले या कैश मिले, वो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाए, वो एडिशनल कैपिटल है। तो पर्सनल नेचर की कोई भी पेमेंट बिजनेस में आ जाए उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। रेंट इनकम बनने के लिए बिजनेस के रिसोर्सेज का रेंट पे जाना जरूरी है। अगर बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस का एसेट था, वो आपने अगर रेंट पे दी होती और बिजनेस का एसेट वो रेंट जनरेट करता, तो फिर उसको हम रेंट इनकम बोलते हैं। क्योंकि ये पर्सनल रिसोर्सेज से बिलोंग करने वाली रेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। ठीक है जी। तो बिजनेस बैंक अकाउंट में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस तो डेबिट 4,500 से। सवाल कैसे हुआ है, क्या 4,500 की हमने गुड्स बेची है? नो। क्या 4,500 बिजनेस की किसी और रिसोर्स ने हमें जनरेट करके दिया है बतौर इनकम, अदर इनकम? नो। ये 4,500 किसी पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट था जो रिसीव कहाँ हो गया, बिजनेस अकाउंट में। तो इसका मतलब क्या है, पर्सनल अमाउंट जो है बिजनेस में आ गया है, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एडिशनल कैपिटल। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि मैं इसको रेंट इनकम क्यों नहीं बोल रहा हूँ। रेंट इनकम बोलने के लिए इसका बिजनेस के रिसोर्सेज से जनरेट होना जरूरी है। बिजनेस की प्रॉपर्टी अगर रेंट पे होती और उसका रेंट बिजनेस में रिसीव हुआ होता, तो फिर वो बिल्कुल आपके लिए रेंट इनकम बनता, क्योंकि वो पैसा आपको बिजनेस के रिसोर्सेज ने कमा के दिया है। ठीक है जी। तो बिजनेस की जो भी इनकम होगी वो बिजनेस के रिसोर्सेज कमा के देंगे। अगर पर्सनल रिसोर्सेज की कोई इनकम जो है वो बिजनेस में आती है, तो उसको हम इनकम नहीं बोल सकते, उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। अच्छा जी। उसके बाद क्या बोलता है बेटा, कैश परचेजेस ₹4,000, गुड्स परचेज की कितने की, 4,000। क्या एंट्री बनाई बेटा, इन्वेंट्री डेबिट 4,000 से, कैश क्रेडिट 4,000। उसके बाद क्या कहता है जनाब, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन अकाउंट ₹12,500।
गुड्स बेची आपने किसको, रहीम को। ओके, जब गुड्स बेची आपने रहीम को, तो रहीम से आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है। तो आप रहीम को डेबिट करते हैं कितने से, बतौर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं कितने से, 12,500 से। और ये 12,500 रहीम से रिसीव होने की वजह, रिसीवेबल होने की वजह क्या है, गुड्स का बेचना। इस 12,500 की आप निकाल लें जरा कॉस्ट 80%, तो उसकी एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल बतौर एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। 12,500 का 80% कितना बेटा, 10,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं मजीद। तो क्या हुआ बेटा, रहीम ने गुड्स वापस कर दी 1500 की, 12,500 की जो गुड्स बेची थी उसमें 1500 की गुड्स वापस आ गई, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है जी, तो क्या एंट्री पास करें बेटा, क्योंकि रहीम ने गुड्स वापस कर दी तो उससे कितना अमाउंट रिसीव नहीं करना, 1500, ऐसे ही है। तो 1500 से क्या कर दिया आपने, रहीम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपने कहा रहीम क्रेडिट 1500 से, ये रहीम से 1500 रिसीव नहीं करने, क्यों रिसीव नहीं करना, उसने पे कर दिया, नहीं, उसने हमारी बेची हुई गुड्स हमें वापस कर दी। क्योंकि उसने हमारी बेची हुई गुड्स हमें वापस कर दी, तो हमारा जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ था वो रिवर्स हो गया। जब रेवेन्यू क्रिएट, तो हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, तो हम उसके अपोजिट क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को अब डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न का डेबिट होना किस चीज को शो कर रहा है, डिक्रीज इन रेवेन्यू। डिक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और रहीम अकाउंट क्रेडिट ये शो कर रहा है कि राइट टू रिसीव में क्या आ गई, कमी आ गई 1500 से। तो फिर हमारी बेची हुई इन्वेंट्री भी गोडाउन में क्या आ गई, वापस आ गई। तो क्या कर देंगे बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 1500 का निकाल लिया आपने 80%, तो जो इन्वेंट्री आपने बेची है 1500 की, उसकी कॉस्ट कितनी है आपके लिए, जवाब दें 1200। 1200 से इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो गया, और 1200 से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ऐसा ही। अच्छा जी, अब उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 बाय चेक, इंश्योरेंस की पेमेंट की। इंश्योरेंस को हम क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने से बेटा, 10,000 से, और बैंक क्रेडिट कितने से, 10,000 से। उसके बाद पेड डोनेशन ₹800, डोनेशन पे किया। डोनेशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं 800 से। कैसे पे किया, लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है, कैश क्रेडिट 800 से। उसके बाद सैलरीज पे की बाय चेक 14,000 की, तो उसकी एंट्री बन गई। क्या एंट्री बन गई बेटा, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से, 14,000 से। ये बेटा आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। जरा बताइए आप में से कितने लोगों का आंसर 100% करेक्ट है, बताइए।
बोलिए बेटा, कितने लोगों का आंसर 100% करेक्ट है? कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए बेटा, कोई परेशानी हो रही हो। गुड, जबरदस्त। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा उनका थोड़ा सब्र कर लें। स्टूडेंट्स कुछ अभी पिक कर देना, मतलब हो सकता है किसी किसी को डिफिकल्टी हो रही हो, तो बस ये वो टाइम होता है जिसमें अगर हम एक दफा थोड़ा रुक गए तो ये सारी चीजें कवर होने के बाद फिर हम आगे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 100% करेक्ट आंसर है। गुड, जबरदस्त। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि आपने इसको कवर कर लिया और अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अच्छा जी, एक एंट्री मिस हो गई थी। ओके ओके, प्रीवियस पेज पे लेके चलते हैं जी। हाँ जी, प्रीवियस पेज आ गया। आवाज सही नहीं आ रही आज यार, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है फिर से, आवाज सही नहीं आ रही। सैटरडे या संडे किसी एक दिन प्रॉब्लम होता ही होता है। कल सैटरडे वाले के दिन नहीं हुआ तो आज संडे वाले दिन हो रहा है। नहीं बेटा, सम थोड़ी करना है। सम अगर कर भी लें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। सम समझाता हूँ, सम किसी और तरीके से करना है। अब हमने वो अभी वो अगला प्रोसीजर होगा हमारा, ठीक है। तो सम होना है लेकिन इस तरह नहीं होना। हाँ जी, देख लिया पेज ये वाला, बताइए, या कोई और पेज देखना है? तो मैंने कहा मैं ये कम से कम 6 क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद आप आगे प्रैक्टिस करें। अब ये बताइए कि जो हैंडआउट आपको दिया उसमें से कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे। एक क्वेश्चन के अगर एसिड बराबर है इसके तो इक्विटी बराबर है इसके, तो एसिड और इक्विटी का डिफरेंस लायबिलिटी के बराबर आना चाहिए। इस तरह के डिफरेंसेस या मिसिंग वैल्यूज कितने लोगों ने वर्कआउट की उस हैंडआउट में? मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गए होंगे आपसे, है ना? जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया अपना इस चीज में, तो ऑब्वियसली उनको कर लेना चाहिए और हो जाना चाहिए। कोई मुश्किल बात नहीं थी मेरे ख्याल से, ऐसे ही। चलें, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, वो सवाल हमें अपने अगले टॉपिक की तरफ ले जाएगा। वो सवाल क्या है? जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो जब हम उसको एंड कर रहे थे, हम उसको टोटल कर रहे थे, टोटल टोटल। यहाँ अगर हम टोटल कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जब वहां पर हम टोटल कर रहे थे तो हर हेड के नीचे जो अकाउंट मौजूद था, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो व्हीकल हो, या इसके अलावा कोई और एसेट हो, उसका हमें वहां पर क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा था। क्लोजिंग बैलेंस कि भाई अब महीने के आखिर में कितना कैश बचा हुआ है, जवाब दीजिए। महीने के आखिर में कितना बैंक बैलेंस मौजूद है, जवाब दीजिए। महीने के आखिर में कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, जवाब दीजिए। ऐसा बैलेंस हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में देखने को मिल रहा था, ऐसा था। हाँ जी बेटा, बताइएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा सब लोगों को? चलें, ये तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ इधर ही।
हाँ जी बताइए बेटा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलिएगा बेटा। हाँ ये बार बार प्रॉब्लम ही हो रहा है आज भी। ठीक है, ओके ना, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं बात क्या कर रहा था आपसे, मैं कर रहा था जनाब कि क्या आपको जनरलाइजिंग करते वक्त, डेबिट क्रेडिट करते वक्त, जनरल बनाते वक्त अब हमें कैसे मालूम हो हमें हमारे पास कितना कैश मौजूद है? क्या हमें मालूम है हमारे पास कितना कैश मौजूद है? बताइए भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो मालूम पड़ रहा था ना कितना कैश है, यहाँ तो मालूम नहीं पड़ रहा। अब हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची गई, हमें मालूम पड़ रहा है? नहीं पता लग रहा ना। तो क्या ये मालूम नहीं करना कि कैश कितना मौजूद है? क्या ये मालूम नहीं करना कैश कितना मौजूद है? क्या ये मालूम नहीं करना बैंक बैलेंस कितना मौजूद है? तो इसका मतलब क्या है? अब एक चीज समझेगा, जर्नलाइजिंग का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन जिस तरतीब से होती जा रही है उस तरतीब से उसको रिकॉर्ड करते रहे। तो कभी कैश की ट्रांजैक्शन आ रही है, कभी कोई ट्रांजैक्शन आ रही है, कभी कोई आ रही है, रैंडमली। जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शन रैंडमली आ रही है हमारे पास, जैसे वो होती जा रही है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं तमाम कैश वाली ट्रांजैक्शन इकट्ठी देखना चाहता हूं एक साथ, जिस तरह मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉलम में, जिस तरह मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉलम में ट्रांजैक्शन मतलब कैश की सारी ट्रांजैक्शन मुझे एक साथ दिख रही थी, एक ही कॉलम के अंदर दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? बैंक की सारी ट्रांजैक्शन मुझे बैंक के कॉलम में दिख रही थी, क्या ख्याल है? इन्वेंट्री की सारी ट्रांजैक्शन मुझे इन्वेंट्री के कॉलम में दिख रही थी। इससे फायदा क्या हो रहा था? इससे फायदा हो रहा था जनाब कि फिर मैं ये मालूम कर पा रहा था कि सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास कैश कितना है, बैंक कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, मेरी पोजीशन क्या है आज एक महीना गुजारने के बाद। तो समझ जाए बेटा, अगला प्रोसीजर हमारा ये है कि यहाँ पर तो ट्रांजैक्शन जो जो रैंडमली होती जा रही है वो हम परफॉर्म करते जा रहे हैं। अगला प्रोसीजर ये होगा कि जनाब तमाम एक जैसी ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी कर दी जाएंगी। हाँ वॉइस इश्यू मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तमाम एक जैसी ट्रांजैक्शंस एक जगह इकट्ठी कर दी जाएंगी, ठीक है? और उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे लेजर पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस जो होगा वो हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो फिल वक्त मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं यहाँ पर, मजीद बातें करूंगा आपसे कल की क्लास में, और कल की क्लास में रिकॉर्डिंग में सुन लेना बेटा। कल की क्लास में आप लोग सब स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि कल नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, सब लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें बिल्कुल, ठीक है? ताकि कोई भी हमारी बात दफा क्या होता है, रिकॉर्डिंग से हट के बात हो जाती है हमारी, तो कोई भी ऑफ रिकॉर्ड अगर हमारी बात हो जाए और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गए हो तो किसी का कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है जी? ओके ओके बेटा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।